Assalamu alaikum, respected students. Warm welcome to this class. And especially and particularly request is simple कि अगर आपके पास जो भी सेल फोन है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो काइंडली आपने करना ये है, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वर्टिकल की बजाय हॉरिजेंटल ही रखना है। और दूसरा, आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसकी जो ब्राइटनेस है वो 100% कर लीजिए, ताकि आपको विजिबिलिटी का किसी भी तरह का कोई इश्यू ना रहे। राइट। सो वंस अगेन द रिक्वेस्ट इज दैट कि आपके पास जो भी सेल फोन या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसकी जो ब्राइटनेस है वो 100% कर लीजिए, और उसको वर्टिकल की बजाय उसको हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, उसको टिल्ट कर लीजिए, ताकि आपको विजिबिलिटी का किसी भी तरह का कोई इश्यू ना रहे। सो टुडे आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश। तो आज हम उसी चीज को देखेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ द इंग्लिश जो हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं। एंड आई थिंक सो तमाम पार्टिसिपेंट्स ने क्लास ज्वाइन कर ली होगी। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश, रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रूल्स हैं, मोस्टली जो अक्सर कौत इम्तिहान में पूछे जाते हैं, और वहां पर स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है, क्योंकि थोड़ा से बेसिक कंसेप्ट्स नहीं होते। उन्हीं बेसिक्स जो कंसेप्ट्स हैं हमारे पास, उनको क्लियर करने के लिए आज हम इस क्लास में उन रूल्स को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे रूल्स होते हैं। सो आई थिंक सो तमाम पार्टिसिपेंट्स ने क्लास को ज्वाइन कर लिया होगा। सो आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि Ali as well as I present in the class, present in the class। याद रखिएगा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास दो सब्जेक्ट हों या दो नाउन हों, इसको मैं नाम दे रहा हूं N1 और इसको मैं नाम दे रहा हूं N2। Mean to say the noun one and the noun two, you may also say that it's subject one and then subject two as well। फिर जब दो सब्जेक्ट्स हमारे पास एज वेल एज से कनेक्टेड हूं, याद रखिएगा, एज वेल एज से कनेक्टेड हूं, तो हमारा जो वर्ब चेंज होगा, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं वर्ब। सो इट विल बी चेंज, किसके मुताबिक तब्दील होगा जी? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। याद रखिएगा जी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स, मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन उनकी होती है कि जनाब जब दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज के साथ कनेक्टेड होंगे, तो उस वक्त हम कौन सा वर्ब इस्तेमाल करेंगे? तो याद रखिएगा, जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो पहले सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल होगा। अब हमारे पास ये सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, मेरे पास नाउन वन, नाउन टू, तो पहले सब्जेक्ट या N1 पहले नाउन के मुताबिक चेंज होगा। अब हमारे पास वर्ब इस्तेमाल होगा, यहां मैं वर्ब इस्तेमाल करूंगा। इसका मतलब है ये जो वर्ब आएगा, ये पहले सब्जेक्ट अली के मुताबिक आएगा। सो मैं इस्तेमाल करूंगा, इज इस्तेमाल करूंगा बेटा। सो अली एज वेल एज आई इज प्रेजेंट इन द क्लास, बिल्कुल ये सेंटेंस ठीक है अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश ग्रामर रूल्स। क्यों? कि जब भी, याद रखिएगा, दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज कंजंक्शन के साथ अटैच हो जाते हैं, तो फिर आपने जो वर्ब इस्तेमाल करना है या जो आपने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है, वो पहले सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल होगा। बिल्कुल ठीक है। जहरी तौर पे सेंटेंस ऐसे नजर आता है जैसे आई के साथ एम इस्तेमाल होगा, बट द रूल इज दैट, कि रूल ये स्टेट करता है कि वर्ब या हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक ही इस्तेमाल होगा। मैं एक और सेंटेंस भी आपको देता हूं, ठीक है? आई as well as Peter reading the novel। सो यहां पे मैं ऑप्शन में मैं लिख रहा हूं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, एम या इज।
एक और एग्जांपल से मैं आपको क्लैरिफाई कराता हूं, बट वंस अगेन आपने रूल को फॉलो करना है कि सर ने बताया था कि मेरे पास सब्जेक्ट वन S1, ये सब्जेक्ट टू S2, और ये एज वेल एज कंजंक्शन के साथ अटैच हुए हैं। तो रूल ये कहता है कि आपने जो वर्ब लगाना है वो पहले सब्जेक्ट के मुताबिक आपने इस्तेमाल करना है। सो पहला सब्जेक्ट मेरे पास क्या है, आई है, तो मुझे आई के मुताबिक ही यहाँ पे वर्ब लेके आना पड़ेगा। सो मेरे पास दो चॉइसेस हैं, एम या इज। तो आई के साथ क्या इस्तेमाल होता है, एम इस्तेमाल होता है। बिल्कुल ये सेंटेंस ठीक है। जहरी तौर पे ऐसा नजर आएगा भाई पीटर के साथ तो एम नहीं लगता, ये तो आई के साथ लगता है, बट द रूल इज दैट कि आपने उसको फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक ही इस्तेमाल करना है। तो ये कुछ ऐसी कंजंक्शन है जिसमें ये रूल इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा बेटा। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं जी, कि जब द स्टूडेंट एज वेल एज आई डूइंग दिस वर्क, हम ये काम कर रहे हैं। तो हमारे पास रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स वंस अगेन, द स्टूडेंट मेरे पास N1 है, सब्जेक्ट वन है, एंड आई क्या है, सब्जेक्ट टू है, एज वेल एज कंजंक्शन के साथ अटैचमेंट हुई है। तो रूल क्या कहता है कि वर्ब या हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट और फर्स्ट नाउन, N1 और N2 हमारे पास है। तो N1 क्या है, स्टूडेंट है, इसीलिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, इज इस्तेमाल करूंगा। आपने याद रखना है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। सो दिस इज द वेरी वेरी कॉमन मिस्टेक दैट इज एग्जीक्यूटेड बाय द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग एग्जाम्स। अक्सर का स्टूडेंट्स हमसे दोबारा पता करते हैं कि सर इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा था। सो द राइट ऑप्शन इज कि अगर एज वेल एज से दो सब्जेक्ट्स या नाउन अटैच होंगे तो वर्ब किसके मुताबिक अटैच होगा, वर्ब किसके मुताबिक इस्तेमाल होगा, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल होगा। जैसा कि यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है इस ग्रीन कलर में, तो वर्ब किसके मुताबिक इस्तेमाल होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक ही इस्तेमाल होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग होता है, बट अगर आपको रूल का पता चल गया तो फिर आप अपने ये नंबर स्क्वायर कर सकते हो। आई थिंक सो इट्स वेरी वेरी क्लियर। तो मैं अगले रूल की तरफ बढ़ता हूं। तो ये रूल तो आपको क्लियर होगा कि जब भी एज वेल एज से कोई फिक्रा कंजंक्शन के साथ दो सब्जेक्ट्स या दो नाउन अटैच होंगे रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, द वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट और द फर्स्ट नाउन। नेक्स्ट रूल की तरफ चढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि इंग्लिश में अक्सर औकात, चाहे वो हमारे पास वन पेपर हो चाहे हमारे पास सब्जेक्टिव हो, उसमें ये इस्तेमाल होते हैं। सो अगला रूल हमारे पास है, उसको आपने थोड़ा सा, मुझे आपकी तवज्जो ज्यादा चाहिए। उसकी वजह क्या है, मोस्टली यहाँ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, हार्डली आई रीच्ड देयर, इट स्टार्टेड रेनिंग, इट स्टार्टेड रेनिंग। ये सेंटेंस भी गलत है। मैं दूसरा सेंटेंस रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स लिख रहा हूं और फिर ये बताता हूं यहां रूल कौन सा इस्तेमाल होगा जी। स्कार्सली, scarcely he reaches home, the light went off, the light went off। लफ्स, ये सेंटेंस भी गलत है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट, और ये सेंटेंस भी गलत है। यहां पे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट सिंपल रूल इज दैट कि आपने इनवेरिएंस का रूल इस्तेमाल करना है। इनवेरिएंस का रूल क्या कहता है, याद रखिएगा कि जब भी कोई सेंटेंस हार्डली, स्कार्सली, नियरली, रेयरली या एज सुन एज से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहां पे सबसे पहले आपने लगा देना है हार्डली।
हार्डली। उसके बाद रिस्पेक्टेड स्टूडेंट आपने क्या करना है, अगर तो है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, आपने यहां पे डिड लगा देना है जी, याद रखिएगा जी, हार्डली डिड। और यहां पे भी जैसे स्कार्सली है, इसको कहते हैं कि इनवर्जन रूल, आपने इन्वर्ट करके लिखना होता है सेंटेंस को। अब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मैं क्या लगा दूंगा, डज लगा दूंगा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट। स्कार्सली डज, हार्डली डिड। क्यों इन्वर्जन रूल इस्तेमाल होगा जब भी, जब हार्डली, स्कार्सली या रेयरली वर्ड इस्तेमाल होगा, याद रखिएगा। सो हार्डली डिड, उसके बाद सब्जेक्ट रीच देयर, इट स्टार्टेड रेनिंग, इट स्टार्टेड रेनिंग। ये मोस्टली कंफ्यूजिंग ऐसे रूल होते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए दर्द सर बनते हैं, बट द एक्चुअल स्टेटमेंट लाइज इन द फैक्ट दैट यहां हमने इन्वर्जन का रूल इस्तेमाल करना है। दैट्स वेरी वेरी सिंपल। और ये मोस्टली स्टूडेंट्स अक्सर का पूछते हैं, भाई रूल सादा मैं बता रहा हूँ, इन्वर्जन का रूल है, आपने क्या करना है कि सबसे पहले हार्डली स्कार्सली लगा के फिर आपने क्या लगाना है, अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो बेटा डिड लगाओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डज लगाओ, डू भी लगा सकते हैं, वो मैं एक और एग्जांपल देता हूं जी। तो स्कार्सली डज ही रीच होम, द लाइट वेंट ऑफ, द लाइट वेंट ऑफ रिस्पेक्टेड स्टूडेंट। ये मोस्टली जो है ना स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग ये सेंटेंस है। उसके बाद मैं एक और सेंटेंस दे देता हूं। स्कार्सली आई विजिट जू, मैं कमोबेश जू का विजिट करता हूं जी। तो ये सेंटेंस भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों, जब भी स्कार्सली, जब भी हार्डली आ जाए, तो आपने क्या करना है, इन्वर्जन रूल इस्तेमाल करना है। तो यहां पे चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, कि स्कार्सली, मैं तीन तीन एग्जांपल से क्लेरिफाई कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। स्कार्सली डू आई विजिट, स्कार्सली डू आई विजिट यू, मैं बहुत कम जो है वो जू का विजिट करता हूं। सो रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आपने क्या इस्तेमाल करना है, याद रखिएगा कि जब भी हार्डली आ जाए, तो अगर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, आपने क्या करना है, इन्वर्जन रूल के तहत डिड लगा देना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब, क्योंकि डिड जब लग जाता है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी उस वक्त इस्तेमाल होती है, याद रखिए। तो उसके मैंने तीन एग्जांपल आपको बताई हैं बेटा, एक पास्ट इंडेफिनिट की, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट की, एक डस के हवाले से और एक डू के हवाले से। ठीक है। एक और रूल इन तीन के बाद अगर आ जाए, व्हेन आ जाए, याद रखिएगा वो कौन सा रूल है जी। यहां मैं एक और आपको सेंटेंस लिखवा रहा हूं बेटा। एक और रूल, वो ये स्टेट करता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, हार्डली आई रीच देयर, इट स्टार्टेड रेनिंग, इट स्टार्टेड रेनिंग। ये बहुत ही सिंपल रूल है, बहुत ही सिंपल, जस्ट इनको समझने की जरूरत है। हार्डली आई रीच देयर व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश होना शुरू हुई। अब थोड़ा सा मुझे आपकी तवज्जो और चाहिए जी, वैसे भी आप सब अटेंटिव होंगे, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द सिंपल एंड द बेसिक रूल्स। के हार्डली स्कार्सली चलो ठीक है हम रेड लगा दिया, लेकिन एक थोड़ा सा मजीद एडवांस लेवल है, वो भी आसान है, कि जब हार्डली भी आ जाए और साथ में इधर व्हेन भी आया हुआ हो, तो आपने हैड लगाना होता है, याद रखिए, पास्ट में नहीं लगाना। फिर आपने लगाना है, हैड लगाना है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट, याद रखिएगा जी, वो कौन सा है। फिर मैं करूंगा हार्डली, अब इस सेंटेंस को मैं करेक्शन करने के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा, हार्डली हैड आई रीच्ड देयर, हार्डली हैड आई रीच्ड देयर व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। अब बेटा
देखो मैंने थोड़ा सा ये आपको रूल बता दिया कि अगर हार्डली भी आया हुआ हो और व्हेन भी आया हुआ हो, मैंने इसको सर्कल भी कर दिया, बॉक्स में भी कर दिया है, ताकि आपकी आसानी के लिए कि ये रूल भी है कि अच्छा जब भी हार्डली और व्हेन आ जाए तो फिर मुझे पास्ट परफेक्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन रूल हमारे कौन सा होगा बेटा? इनवेरिएंस का रूल होगा। कोई यहाँ पे आपको अगर ये समझ आ गई तो इट मीन्स कि आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वन पेपर एमसीक्यू में जो भी अगर इंग्लिश के हवाले से मोस्ट कंफ्यूजिंग ये सेंटेंस होते हैं वो गलत नहीं होंगे इंशाल्लाह जी। तो आई थिंक सो ये क्लियर होंगे कि जब भी हार्डली आ जाए और व्हेन आ जाए तो फिर आपने ख्याल करना है पास्ट परफेक्ट वाला इन्वर्जन का रूल अप्लाई करना है। बट वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि जब भी हार्डली आ जाए और पास्ट इंडेफिनेट, बेटा आपने डिड पहले लगाना है और उसके बाद सब्जेक्ट फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। स्कार्सली आ जाए, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, फिर आपने लगाना है बेटा डू डज लगाना है जी। जैसे यहाँ पे डज और यहाँ पे मैंने डू लगाया है, यहाँ डिड इसीलिए लगाया है बेटा क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट टेंस इस्तेमाल हुआ है। आई थिंक सो कोई भी मसला नहीं होगा जी, क्योंकि जब भी मैंने आपको रूल बताया मोस्टली ये कंफ्यूजिंग रूल हैं। मतलब ये कंफ्यूजिंग का मतलब है कि चूंकि अगर जिनको रूल का नहीं पता उनके लिए थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। जब अगर आपको रूल का पता चल गया तो आपका एक एक नंबर बेटा आपका क्या हो जाएगा, वो सिक्योर हो जाएगा जी। सो यहाँ पे हमने क्या करना होता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इनवर्जेंस का रूल हमने अप्लाई करना होता है। आई थिंक सो ये सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे पास अगला रूल कौन सा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज, यही बेसिक रूल्स होते हैं जो कि आपको अगर क्लियर कंसेप्ट हो जाए तो आप आसानी से एक नंबर क्या दो तीन नंबर अपने स्क्वायर कर सकते हो। नॉट इन द ऑब्जेक्टिव वन पेपर एमसीक्यू और वन पेपर जो होता है एमसीक्यू बेस्ड, बट इन द सब्जेक्टिव पेपर एज वेल, कि सब्जेक्टिव पेपर में भी आप कर सकते हो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अब आइदर आर या नाइदर नार भाई, इसको हम इस्तेमाल करते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन इस्तेमाल बोलते हैं बेटा जी, कि कोरिलेटिव कंजंक्शन है जी। कोरिलेटिव कंजंक्शंस बेटा आइदर आर और नाइदर नॉर द मोस्ट इजीएस्ट है ये। अब मैं इस्तेमाल कर रहा हूं बेटा कि आइदर, आइदर के साथ आर इस्तेमाल होगा। आई इधर आर नाइदर नॉर, इधर अली आर हिज ब्रदर, आर हिज ब्रदर wants to go now, wants to go। ठीक है, जाना चाहते हैं जी। अच्छा यहां पे रूल क्या है समझिएगा, बड़ा आसान है जी, कि जब भी आइदर आर या नाइदर नार के साथ, मैं नाइदर वाला सेंटेंस भी लिख देता हूं जी, नेदर नार वाला, नाइदर ही नार हिज फ्रेंड इज कमिंग। अब रूल क्या है जी, जब भी इधर आर या नीदर नार के साथ कोई दो सब्जेक्ट अटैच होते हैं, दैट इज सब्जेक्ट, दैट इज द सब्जेक्ट। आलिया हमारे पास सब्जेक्ट है, हिज ब्रदर भी सब्जेक्ट है। मैं आसान तरीन करके आपको बता रहा हूं कि अगर वो हमारे पास वाहिद इसम है, सिंगुलर नाउन है बेटा, तो हमारे पास वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। याद रखिएगा जी, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब क्या आएगा हमारे पास, सिंगुलर वर्ब आएगा बेटा, सिंगुलर वर्ब। तो ये आपने रूल याद रखना है जी। इधर आर या नीदर नार के साथ अगर दो सब्जेक्ट्स और दोनों सिंगुलर हो जाएं तो फिर आपने क्या लगाना है बेटा, सिंगुलर वर्ब लगाना है, जैसे मैंने आपको दो एग्जांपल दे दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास प्लूरल नाउन आ जाए, हमारे पास प्लूरल नाउन, दोनों प्लूरल नाउन आ जाएं, तो फिर आपने क्या करना है बेटा, वर्ब भी प्लूरल करना है जी। वर्ब भी क्या करना है बेटा, प्लूरल वर्ब ही करना है, याद रखिएगा जी। फॉर एग्जाम्पल, either the boys or the girls are joining
द कंपनी। देखो दोनों मेरे पास क्या है, इधर आर, बॉयज भी प्लूरल है, गर्ल्स भी प्लूरल है, तो मेरे पास वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, वो भी प्लूरल सेंस में आ जाएगा जी। क्लियर हुआ? अच्छा, दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो मेरे पास, दो डिफरेंट्स। अब कौन सा है, मैं यहां पे रूल लिख रहा हूं कि अगर एक हो मेरे पास प्लूरल, एक सिंगुलर और एक प्लूरल हो जी, एक सिंगुलर आ गया, एक मेरे पास हो प्लूरल, तो फिर क्या कंडीशन होगी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जो वर्ब इस्तेमाल होगा, क्लोजेस्ट जो उसके साथ सब्जेक्ट होगा, उसी के मुताबिक ही वर्ब इस्तेमाल होगा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। याद रखिएगा जी कि हमारे पास क्लोजेस्ट जो होगा उसी के अकॉर्डिंगली ही इस्तेमाल होगा, याद रखिएगा बेटा। कौन सा मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि एक सिंगुलर और एक प्लूरल है, उसकी मैं दो आपके एग्जांपल देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए जी। आइदर द कैप्टन, आइदर द कैप्टन आर द प्लेयर्स, आर द प्लेयर्स कमिंग। अब यहां पे आपने अपनी असेसमेंट करनी है कि हमने यहाँ कौन सा वर्ब लगाना है, रूल मैंने आपको बता दिया है। एक और मैं सेंटेंस लिखता हूं, नाइदर द टीचर्स नॉर द प्रिंसिपल, नॉर द प्रिंसिपल कमिंग। अब मैं यहां पे बेटा आपकी असेसमेंट कर रहा हूं, दैट इज अ फॉर्मेटिव असेसमेंट दैट इज कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग सेशन। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं आपको ऑप्शन देने के लिए, इज, आर, एंड सेम इज द केस मैंने लिखा है बेटा इज, आर। सो नो इट्स योर पर्सनल असेसमेंट, आपने असेसमेंट करनी है कि सर ने हमें रूल लिख के दिया है, कौन सा यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। सो इट्स नो योर्स टाइम कि आपने यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो लिखना है जी। रूल मैंने क्या बताया कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो, एक प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो फिर वर्ब क्या इस्तेमाल होगा, क्लोजेस्ट टू द सब्जेक्ट। तो ये वर्ब इस प्लेयर्स के मुताबिक तब्दील होगा, और यहां पे वर्ब इस प्रिंसिपल सैप के मुताबिक तब्दील होगा। आई थिंक सो आपने लिख लिया होगा, आइदर द कैप्टन सिंगुलर और द प्लेयर्स प्लूरल। तो वर्ब क्लोजेस्ट सब्जेक्ट के मुताबिक, क्लोजेस्ट सब्जेक्ट प्लेयर्स है बेटा, प्लूरल फॉर्म में है, मैं आर लिख दूंगा जी, दैट्स इट। नाइदर द टीचर्स ना द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से क्या है भाई, सिंगुलर ही है ना, तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, इज इस्तेमाल करूंगा। दोनों सिंगुलर हैं तो उसके मुताबिक सिंगुलर वर्ब, दोनों प्लूरल हैं तो ऑलरेडी वो तो प्लूरल ही आएगा। बट एक सिंगुलर और एक प्लूरल है, तीन रूल मैंने आपको बता दिए बेटा। फर्स्ट रूल मैंने आपको ये बताया है, सेकंड रूल मैंने ये कराया है आपको, अगर दोनों प्लूरल नाउन हो तो वर्ब भी क्या आएगा भाई, प्लूरल ही आएगा। बट अगर एक प्लूरल नाउन या एक सिंगुलर नाउन में से आ जाए तो फिर वर्ब किसके मुताबिक तब्दील होगा, अकॉर्डिंग टू द क्लोजेस्ट सब्जेक्ट। और सेम रूल इज यूज्ड, किसके लिए इस्तेमाल होता है, प्रोनाउन के लिए भी इस्तेमाल होगा, याद रखिएगा। ये सिंपल रूल्स तो हर कोई पढ़ाते हैं भाई, सादा से जो थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं उनको क्यों ना आसान करके पढ़ाया जाए भाई, ठीक है। तो ये क्या इस्तेमाल होते हैं भाई, यहाँ पे ये इस्तेमाल होते हैं। आई थिंक सो यहाँ पे आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर होगी। वंस अगेन मैं इसका क्रक्स बयान किए देता हूं, द क्रक्स इज दैट, द समरी इज दैट, सिंगुलर नाउन होंगे आइदर ऑन इधर के साथ, वर्ब क्या इस्तेमाल होगा, सिंगुलर। और अगर प्लूरल होंगे तो प्लूरल वर्ब। डिफरेंट सब्जेक्ट होंगे, मीन टू से वन विल बी सिंगुलर एंड वन विल बी द प्लूरल सब्जेक्ट, तो फिर वर्ब इस्तेमाल होगा क्लोजेस्ट टू द सब्जेक्ट। जो फाइल करीब तरीन होगा, सीधी सी बात अगर करें तो उसके मुताबिक ही तब्दील होगा। आई थिंक सो ये भी रूल आपका क्लियर होगा इंशाल्लाह, इसमें भी आपकी कोई गलती नहीं होगी बेटा जी, ठीक है। उसके बाद हम अगले रूल की तरफ चलते हैं कि हमारे पास अगला रूल कौन सा होता है बेटा जी, ठीक है। ये तो देखें, आम से रूल, सादा से रूल होते हैं ना, वो तो हर किसी को मतलब ये जबान ज्यादा आम होते हैं, ग्रिप होते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं।
बट यहाँ पे जो यानी कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, उनको क्यों ना आसान करके बयान कर दिया जाए। सो दैट इज द रोल ऑफ टीचिंग। ओके, हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद अगला जो रूल हमारे पास है, अगला रूल हमारे पास, वैसे मैं आप सबसे कमेंट में नहीं लेना चाहता, बट आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि टू के बाद कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं आप लोग? टू के बाद, इट्स माय ओरल क्वेश्चन फॉर यू, कि टू के बाद मोस्टली आप कौन सी जो वर्ब की फॉर्म में इस्तेमाल करते हो? टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हो, बिल्कुल ठीक, यू आर क्वाइट राइट एंड आई एडमिट दिस फैक्ट कि आप सही बोल रहे हैं। बट अब यहां मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, जो आपने रूल बताया है, लिहाजा मैं आपसे जवाब लेना चाहता हूं बेटा। ही केम हेयर विद अ व्यू टू मी। मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं हेल्प, तो आपने बताना है इसमें मैं क्या लगा दूं बेटा। ठीक है, दैट इज स्मोक। ठीक है, दो तीन और मैं भी एग्जांपल लिख देता हूं, ठीक है। ही कमिटेड टू एंड द स्टील। जी, आपको जो बताया था कि भाई टू के बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब इस्तेमाल होती है, ठीक है भाई, आपकी बात मान लेते हैं और बिल्कुल ठीक आपने कहा है जी। सो यहाँ पे मुझे आपका जवाब चाहिए कि ही केम हियर विद अ व्यू टू मी हेल्प, तो मैं क्या लगा दूं? और आपने मुझे बताना है, ठीक है। ही वॉज एडिक्टेड टू, तो आपने यहाँ पे इसका आंसर लिखना है। उसके बाद ही कमिटेड टू स्टील, क्या आपने लिखना है? सो व्हाट विल बी द योर्स आंसर अकॉर्डिंग टू योर्स पर्सपेक्टिव? तो यहाँ पे अगर मैं सीधी सी बात करूं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं हेल्पिंग, यहाँ मैं लिख रहा हूं स्मोकिंग, और यहाँ पे रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स मैं लिख रहा हूं स्टीलिंग, तो आपने कोई ताज्जुब का इजहार नहीं करना। क्यों? ये मोस्टली जो रूल्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं कि टू के बाद फर्स्ट वर्ब इस्तेमाल करते हो, बिल्कुल ठीक है, मानवन तस्लीम करते हैं। बट जब याद रखिएगा लफ्ज आ जाए विद अ व्यू टू आ जाए भाई, रूल याद रखिएगा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, एडिक्टेड टू आ जाए जी, कमिटेड टू आ जाए जी, लुक फॉरवर्ड टू आ जाए जी, लुक फॉरवर्ड टू, तो फिर आपने क्या लगाना है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करना है, जिसको लोग बोलते हैं कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, और भाई टेक्निकल वर्ड्स में इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं बेटा। तो इसको इस्तेमाल करते हैं बेटा, प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल कर, दैट इज कॉमनली यूज्ड एज द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है भी, कहो कोई एतराज वाली बात नहीं है। सो लुक फॉरवर्ड टू, कमिटेड टू, एडिक्टेड टू, विद अ व्यू टू के बाद आपने आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करनी है। सो ये रूल अपने याद रखना है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। मोस्टली ये स्टूडेंट्स के लिए नया रूल होगा कि टू के बाद तो हम फर्स्ट वर्ब इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे तो एक अजीब रूल आ गया। बिल्कुल ठीक है भाई, यू हैव टू फॉलो द रूल्स। आपने क्या करना है बेटा? रूल्स को फॉलो करना है जी। ठीक है, इसके बाद एक और रूल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मोस्टली जो स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग होता है बेटा। यहां मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई डू नॉट नो हु आर यू। आई डू नॉट नो हु आर यू जी। ठीक है, इसी तरह वाई द जज पनिश्ड हिम। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस इनकरेक्ट हैं।
अब इनकरेक्ट इन द सेंस कैसे हैं, यहां पे मैं आपको रूल बताता हूं जी। देखिए जब फुल स्टॉप लग जाता है ना सेंटेंस, इसका मतलब है सेंटेंस हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, नैरेटिव सेंटेंस है, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ द इंटरोगेटिव। ये फिर इस्तफामिया जुमला नहीं बनेगा बेटा, याद रखिएगा जी। इस्तफामिया जुमला नहीं बनेगा जी। क्यों नहीं बनेगा जी? चूंकि फुल स्टॉप लग गया है, इसका मतलब ये है कि सेंटेंस को मुझे भी सादा करना पड़ेगा। और थोड़ा सा आपने कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है बेटा, कि अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है तो फिक्रा सवालिया बन जाता है जी। फॉर एग्जाम्पल, आर यू हैप्पी? ठीक है, तो किसी ने बड़ा टेक्निकल वर्ड्स बोला ना कि आर यू मैरिड और हैप्पी, बाहर क्या फिर, इट्स नॉट कंसर्न टू ऑल ऑफ यू, आई एम जस्ट नरेटिंग हियर कि आर यू हैप्पी और मैरिड। खैर, तो डोंट टेक इट पर्सनल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर एंड माई सेल्फ एज वेल। सो आर यू, तो देखो जब भी हेल्पिंग वर्ब किसी सब्जेक्ट से पहले लग जाता है तो इट मीन्स कि ये सवालिया होगा। लेकिन अगर फुल स्टॉप लग गया है, इट मीन्स कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए। लिहाजा करेक्ट ओरिएंटेशन होगी, आई डू नॉट नो हु यू आर बेटा, ये होगी करेक्ट ओरिएंटेशन। इज इट क्वाइट ओके जी? ठीक है, अब सवालिया फिक्रा है। अच्छा, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया ही नहीं हुआ। व्हाई द जज पनिश्ड हिम? जज साहब ने इसको क्यों सजा दी जी, मुंसिफ आला ने? ठीक है, तो वाई पास्ट इंडेफिनेट है बेटा, मुझे क्या करना पड़ेगा, डिड लगाना पड़ेगा। वाई डिड द जज, फिर मुझे पनिश ही करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो मुझे उसी सेंस में इस सेंटेंस को लेके आना पड़ेगा। तो आई थिंक सो ये भी रूल आपको क्लियर हो गया कि अगर सिंपल सेंटेंस है तो मुझे फिर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना चाहिए, और अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो फिर सब्जेक्ट जज से पहले मुझे हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, तभी जाके मेरा फिगर ठीक होगा, अदरवाइज मेरा सेंटेंस ठीक नहीं होगा बेटा जी। इज इट क्वाइट क्लियर? आई थिंक सो, इसमें कोई भी कबाहत वाली बात नहीं होगी, आपके लिए कुछ चीजें नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी। बट द रूल स्टेट्स लाइक दिस, के रूल यही कहता है, सो वी हैव टू फॉलो देम, कि हमने उनको फॉलो करना है, याद रखिए। ठीक है, कि हमने विद अ व्यू टू, उसके बाद हमने क्या इस्तेमाल करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, अडिक्टेड टू प्रेजेंट पार्टिसिपल, कमिटेड टू प्रेजेंट पार्टिसिपल, लुक फॉरवर्ड टू प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे मैं आपको ये रूल भी, यहाँ तक आई थिंक सो ये सारे क्लियर होंगे। एक छोटा सा मैं आपको और रूल बता देता हूँ कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव कब इस्तेमाल होगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव कब इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ती है कि आइदर द अंडरलाइन वर्ड इज, कि अंडरलाइन वर्ड किस सेंस में इस्तेमाल हुआ है जी। ठीक है, अब मोस्टली जो एक सेंटेंस इस्तेमाल होता है, ड्राउनिंग मैन कैचेस एट ए स्ट्रॉ। ठीक है, डूबते को तिनके का सहारा जी। जब इंसान डूब रहा होता है, मुश्किल में होता है, तो एक तिनका भी पकड़ने की कोशिश करता है कि हो सकता है कि मैं इस तिनके को पकड़ूं तो बच जाऊं जी। मैं यहाँ एक सेंटेंस लिख रहा हूं जी, और फिर आपसे थोड़े असेसमेंट करता हूं जी। द टायर्ड मैन वॉज रेस्टिंग, द टायर्ड मैन वॉज रेस्टिंग इन द रूम। ठीक है, अब दूसरा मैं सेंटेंस लिखता हूं, द इंजर्ड पर्सन्स, द इंजर्ड persons were brought to hospital, were brought to hospital। ठीक है, तीसरा भी सेंटेंस लिख देता हूं, द ब्रोकन चेयर वाज रिपेयर्ड, द ब्रोकन चेयर वाज रिपेयर्ड। मोस्टली ये कहा जाता है कि अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस को बताओ कि ये कमीशन में टायर्ड, इंजर्ड, द ब्रोकन चेयर। सो कोई मुझे बता सकता है कि ये ग्रामर की रूल से क्या है जी? चलो मैं इतना क्लू आपको दे रहा हूं कि इसका जवाब पार्ट्स ऑफ स्पीच में से किसी में से एक का होगा। Up to you know, so that session is interactive like this, so it's not addressing type of teaching के
थोड़ा सा इंटरेक्टिव भी अच्छा रहेगा, ताकि आप के भी थोड़ी सेल्फ असेसमेंट साथ साथ में होती रहे। तो मैंने क्या लिखा है बेटा, द टायर्ड मैन वाज रेस्टिंग इन द रूम, द इंजर्ड पर्सन्स वर ब्रॉट टू हॉस्पिटल एंड सेम इज द केस, द ब्रोकन चेयर वाज रिपेयर्ड। सो टायर्ड, इंजर्ड एंड द ब्रोकन, ये ग्रामर की रूह से क्या है जी। चलो मैं आपको ऑप्शन भी लिख देता हूं मजीद आपकी आसानी के लिए। ठीक है, फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव, सेकंड वन इज द वर्ब, third one is adverb, and then fourth one is conjunction। ठीक है, तो मैंने आपको चलो ऑप्शन भी दे दिए, मजीद आपके लिए आसानी पैदा कर दीजिए। ठीक है, आसानियां पैदा करना अच्छी बात है जी, जैसे पढ़ाने में भी आसानियां, समझाने में भी आसानियां पैदा करना जी। ठीक है, द ब्रोकन चेयर, ब्रोकन क्या है, इंजर्ड क्या है, टायर्ड क्या है जी। ठीक है, सो नाउ लुक एट योर रेस्पॉन्सेस, आपके रेस्पॉन्सेस कौन कौन से हैं, बट मैं आपको इसका जवाब देता हूँ विद रीजंस। टायर्ड, इंजर्ड, ब्रोकन, यस क्या है बेटा, ये एडजेक्टिव है बेटा जी। कैसे एडजेक्टिव है, इनके बाद नाउन अटैच है ना भाई। मैन कौन सा नाउन, हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट है, एक्टिव है, स्मार्ट है, पैसिव है, कौन सा है भाई, ड्यूटीफुल है जी। पर्सन्स कौन से पर्सन्स हैं जी, ड्यूटीफुल हैं, ऑनेस्ट हैं। ठीक है, क्यों, उससे पहले कोई जो भी लफ्ज अटैच होगा नाउन से पहले, दैट विल बी एडजेक्टिव। तो इसीलिए ये एडजेक्टिव हैं, बट एक्चुअल क्या है बेटा, ये पास्ट पार्टिसिपल है, याद रखिएगा जी। और पास्ट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहे हैं बेटा, पास्ट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव का इस्तेमाल हो रहा है जी। तो एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को बोलेंगे, याद रखिएगा। फर्स्ट फॉर्म वर्ब इज सिंपली नोन एज द प्रेजेंट, second is the past, and the third form of verb is technical known as the past participle, and then the fourth form of verb is technical called as द प्रेजेंट पार्टिसिपल। वो बतौर नाउन और बतौर एडजेक्टिव दोनों इस्तेमाल होते हैं। मैं जस्ट एक एग्जांपल से आपको क्लैरिफाई कराता हूँ, उसके बाद हमारे पास और इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। इसीलिए आज का जो सेशन है मोस्टली मैंने वही रखा है कि ताकि जो कंफ्यूजिंग होते हैं उनको क्यों ना आसान तरीन करके बयान कर दिया जाए। ठीक है, अ ड्राउनिंग मैन कैचेज एट a straw, a drowning man catches at a straw, catches at a straw बेटा। ठीक है, आर ड्राउनिंग मैन कैचेज एट ए स्ट्रॉ। अब मैन क्या है, नाउन है, लेकिन ड्राउनिंग क्या है बेटा, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बतौर एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होगा जी। ये भी बतौर एडजेक्टिव, लेकिन है क्या बेटा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है बेटा। सो दैट इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल बेटा जी। ठीक है, ड्राउनिंग मैन, द क्राइंग बेबी, द वीपिंग बॉय, द स्माइलिंग बेबी। ठीक है, द रनिंग प्लेयर। ठीक है, इसी तरह से द स्लीपिंग बेबी, ये स्लीपिंग बेबी, रनिंग बॉय। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ब्स के साथ आईएनजी है, बतौर ये एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहे हैं। बतौर नाउन कैसे इस्तेमाल होंगे, स्विमिंग इज मी हॉबी, रीडिंग इज मी हॉबी, स्मोकिंग इज बैड हैबिट। ठीक है, ये सारे के सारे प्रेजेंट पार्टिसिपल एज नाउन इस्तेमाल हो रहे हैं। इनके लिए हम कैटेगरी इस्तेमाल करते हैं, जेरंड की कैटेगरी इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक सो ये आपको रूल्स मैंने कहा बेहतर था बता दूं, तो ये रूल्स भी क्लियर हो जाएंगे बेटा। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट चलते हैं कि यहां पे अक्सर स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं, वो कौन सा रूल है जी, कि मोस्टली जो प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है बेटा, द यूज ऑफ द प्रोनाउन, वो कैसे, अगर उसकी पॉजिटिव डिग्री होगी जी। उसका रूल आसान सा रूल है, इसको नोट कर लीजिए बेशक। अच्छा, एक अगर मैं लिखता हूं एज प्लस पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव प्लस एज, यानी इधर भी एस, साथ में पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, तो फिर हम क्या लगाएंगे, याद रखिएगा, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव कैसे इस्तेमाल करेंगे, याद रखिएगा जी।
तो उर्दू खत नस्तालिक में लिख देते हैं। तो फिर प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होगा बेटा जी। प्रोनाउन की फाइली हालत या सब्जेक्टिव केस आएगा जी, ये रूल याद रखिएगा जी। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं जी। सब्जेक्टिव केस ही आएगा बेटा जी। सो टुडे सेशन इज पार्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि मोस्टली जो है ना हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग होते हैं, उसको आसान करके आज जो है ना मैंने कहा चलो आपको प्रेजेंट कर दूं। सो जब भी एज पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एज, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं बेटा Ali इज एज वाइज एज, जी बेटा, मी या आई क्या आएगा? अब आपने मेरा साथ देना है जी। मी या आई में से रूल मैंने ऊपर लिख दिया है आपको जी, बता दिया रूल आपको जी। दूसरा सेंटेंस के योर वॉइस इज, योर वॉइस इज स्वीट एज हनी। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, आपने इसको करेक्ट करना है जी। योर वॉइस इज, योर वॉइस इज स्वीट एज हनी। आप तो बोलते हो तो इतना मीठा बोलते हो, इतना शीरी बोलते हो, ठीक है। सो सुना है कि वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ऐसी बात है तो बात करके देखते हैं। बोलना तो ठीक है लेकिन सेंटेंस यहाँ पे इनकरेक्ट है जी। कैसे इनकरेक्ट है ये आपने देखना है जी। अब पहला सेंटेंस क्या आएगा कि अली है एज वाइज एज है, एज वाइज है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। तो मैंने रूल क्या बताया है कि जब एज 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 के साथ पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आ जाएगी तो प्रोनाउन की कौन सी अलग इस्तेमाल आएगी बेटा? सब्जेक्टिव कैसे इस्तेमाल होगा? तो मुझे मी लगाना पड़ेगा कि आई बेटा? आई लगाना पड़ेगा जी, याद रखिएगा। अब ये सेंटेंस मैंने थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर दिया है जी। बार कैफ ये भी आसान ही है, आप इसको दो तरीकों से ठीक कर सकते हो जी। वो कैसे? फर्स्ट वन इज, आप इसको जैसे मैंने एज टू इट एज किया है तो आप एज टू इट एज कर सकते हो। योर वॉइस इज एज स्वीट एज हनी, एज स्वीट एज हनी, ये फिर ठीक बनेगा जी। सही है। इसी तरह से ही इज, आई एम एज स्मार्ट, आई एम एज स्मार्ट एज, ही आएगा कि हिम आएगा? जी बेटा, रूल क्या कहता है? रूल मैंने लिख दिया है आपको। फिर यहां पे आपकी असेसमेंट शुरू जी। मैंने सेंटेंस लिखा है कि आई एम एज स्मार्ट एज, तो आप कहेंगे सर रूल बता दें। रूल मैं बता देता हूं। एज आ गया, एज साथ में पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, लेकिन याद रखना पॉजिटिव डिग्री हो, ये ख्याल करना है जी। कंपैरेटिव डिग्री ना हो, सुपरलेटिव डिग्री ना हो। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज, यहाँ मोस्टली कंफ्यूजन होती है भाई, हमने ऑब्जेक्टिव केस लगाना है या सब्जेक्टिव केस लगाना है जी। सो रूल क्या कहता है? एज पॉजिटिव डिग्री एज, तो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस, तो मुझे यहाँ ही लगाना पड़ेगा कि हिम लगाना पड़ेगा? डेफिनेटली मैं क्या लगा दूंगा? ही लगा दूंगा। अगर इसके बाद मैंने इज एम आर लगा दिया वो भी गलत होगा, फिक्रा याद रखिएगा। सो दिस इज द रूल। आई थिंक सो ये रूल भी आपको क्लियर हो गया। इसमें कोई भी मसला, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो अनसर्टेनिटी होगी बेटा जी। ठीक है। तो फिर रूल, अगले रूल की तरफ चलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, मोस्टली जो स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग होता है जी। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं बेटा हमारे पास अगला रूल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज कि अगला रूल हमारे पास कौन सा है जी।
वो रूल ये है बेटा, यहां मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं बेटा जी साथ में जी, कि एवरी ईच एवरी ईच नन, ठीक है। ये ऐसे वर्ड्स हैं, याद रखिएगा, कि जिनके साथ वर्ब सिंगुलर ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। सो क्या हमने वर्ड बेटा बोला है कि एवरी, ईच, एनी, आइदर, नाइदर, एनी, इधर या निदर। ये छह लफ्ज तो आपने ज़हन नशीन कर लेने हैं। इनके साथ कौन सा बेटा वर्ब इस्तेमाल होगा? सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा बेटा जी। मैं लिख रहा हूं एस डॉट वर्ब, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा जी। कैसे इस्तेमाल होगा जी? फॉर एग्जाम्पल, एवरी स्टूडेंट इज ऑनेस्ट, एवरी स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट ऑनेस्ट है भाई। तो क्या है बेटा? इज ऑनेस्ट है जी। तो मैं क्या लगा दूंगा बेटा, क्योंकि इसके सिंगुलर वर्ब है, इज आएगा जी। एवरी स्टूडेंट इज ऑनेस्ट जी, ठीक है। उसके बाद ईच प्लेयर इज हार्ड वर्किंग। अब यहां पे एक और रूल भी मैं आपको समझाता हूं जी। ईच प्लेयर इज हार्ड वर्किंग, हर एक जो प्लेयर है वो मेहनती प्लेयर है जी। तो मैंने क्या लगा दिया? इज लगा दिया है जी। लेकिन एक और रूल बेटा याद रखिएगा जी, वो हम वैसे इट्स पार्टिकुलर फॉर द पीएमएस एंड द सीएसएस, लेकिन रूल ये है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, कि जो एवरी है ये अकेले कभी इस्तेमाल नहीं होगा, इसके साथ कोई ना कोई लफ्ज अटैच करना पड़ेगा। और एवरी बतौर क्या इस्तेमाल होगा? याद रखिएगा, एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा बेटा जी। एवरी कभी अकेले इस्तेमाल नहीं होगा, याद रखिएगा। एवरी स्टूडेंट इज ऑनेस्ट, एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी इज वर्किंग हार्ड। लेकिन जो ईच है ना बेटा, ईच, ये बतौर प्रोनाउन भी इस्तेमाल हो सकता है बेटा, बतौर एडजेक्टिव भी इस्तेमाल हो सकता है जी। अब अगर इनके बाद ऑफ लग जाएगा जी, कि इनके बाद अगर ऑफ लग जाए, उसके बाद क्या होगा? प्लूरल नाउन होगा। नाउन क्या होगा? प्लूरल। लेकिन वर्ब क्या होगा? सब वो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा जी। उसकी एग्जांपल भी मैं आपको बताता हूं जी। वो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा जी। कैसे जी? इस एग्जांपल को जरा देखिएगा जी। ईच, ऑफ लग गया, कौन सा प्रोनाउन आएगा? प्लूरल नाउन आएगा जी। ईच ऑफ प्लेयर्स क्या है जी? सिंगुलर वर्ब फिर आएगा। इज प्लेइंग वेल, इज प्लेइंग वेल। क्यों ईच ऑफ आ गया है? एवरी ऑफ द, इसी तरह से ईच ऑफ आया है। इसी तरह से नन ऑफ द प्लेयर, एनी ऑफ द प्लेयर, मैनी ऑफ द प्लेयर, आइदर ऑफ द प्लेयर, नाइदर ऑफ द प्लेयर। जो नाउन आएगा वो प्लूरल, बट वर्ब क्या आएगा? वो सिंगुलर बेटा जी, अपने रूल याद रखना है। नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। एक और रूल बेटा आपने याद रखना है, याद रखिएगा। जब बेटा इस्तेमाल होता है, हमारे पास दो तरह के मतलब मोस्टली वर्ब इस्तेमाल होते हैं। आ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ, याद रखिएगा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, कि आ नंबर ऑफ एंड देन द नंबर ऑफ। आ नंबर ऑफ याद रखिएगा बेटा। आ नंबर ऑफ के बाद मुझे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा बेटा जी? प्लूरल नाउन। लिहाजा मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? आ नंबर ऑफ प्लूरल नाउन। मुझे स्टूडेंट्स लगाना पड़ेगा जी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और फिर वर्ब कौन सा आएगा? याद रखिएगा, प्लूरल वर्ब आएगा बेटा। पीवी मैं लिख रहा हूं, प्लूरल वर्ब। तो फिर मैं क्या लगा दूंगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन। फिर वर्ब क्या आएगा मेरे पास? प्लूरल वर्ब आएगा, आर कमिंग। लेकिन अगर आ जाए द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, चलो मैथ के रूल के मुताबिक सिमिलर आएगा जी।
फिर नाउन भी क्या आएगा, प्लूरल नाउन, स्टूडेंट्स ही आएगा। लेकिन वर्ब क्या आएगा बेटा, याद रखिएगा, सिंगुलर वर्ब। अच्छा आप कहेंगे सर इतने सिंपल रूल है, बिल्कुल ये सिंपल रूल है जी। वर्ब क्या इस्तेमाल करेंगे बेटा, एस डॉट वी, सिंगुलर वर्ब। फिर मैं क्या इस्तेमाल करूंगा बेटा, इज कमिंग इस्तेमाल करूंगा, याद रखिएगा। सो नंबर ऑफ के साथ याद रखिएगा प्लूरल वर्ब, बट द नंबर ऑफ के साथ क्या इस्तेमाल होगा, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, याद रखिएगा रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं बेटा जी, कि जब एवरी या ईच आ जाएगा जी, वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे जी। एवरी और ईच में फर्क क्या है, एवरी के साथ कोई ना कोई मुझे नाउन अटैच करना पड़ेगा, एवरी स्टूडेंट, एवरी प्लेयर। तो एवरी बतौर क्या इस्तेमाल होगा बेटा, एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा जी, ठीक है। और ईच जो है बतौर प्रोनाउन भी इस्तेमाल हो सकता है, एडजेक्टिव भी इस्तेमाल हो सकता है। कैसे, यहां पे मैं लिखता हूं बेटा, ईच प्लेयर, ईच ऑफ स्टूडेंट्स, ये बतौर प्रोनाउन इस्तेमाल हो गया। एक एक चीज बेटा क्लियर है जी, कि ईच ऑफ द प्लेयर है। लेकिन मैं अगर ईच को एडजेक्टिव इस्तेमाल करूंगा, मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, ईच स्टूडेंट, ईच मेंबर, ईच कैप्टन, ईच प्लेयर, ईच स्टूडेंट, ईच बॉय, वो बतौर एडजेक्टिव। लेकिन ईच ऑफ द बॉय, ईच ऑफ द बॉयज, तो वो क्या इस्तेमाल होगा, बतौर प्रोनाउन इस्तेमाल होगा। एवरी कभी सिंगुलर इस्तेमाल नहीं होगा, याद रखिएगा, एक ट्रिक है जी, कि एवरी कभी भी अकेला लफ्ज इस्तेमाल नहीं होगा। और फिर मैंने आपको क्रक्स बता दिया बेटा, अगर आ जाए आ नंबर ऑफ, तो आपने क्या करना है बेटा, प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करना है, आर। लेकिन द नंबर ऑफ अगर आ जाए बेटा, सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल करना है, मैंने इस इस्तेमाल किया है। आई थिंक सो ये रूल भी क्लियर है आपको बेटा जी, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, डिफरेंट रूल्स, स्कार्सली, हार्डली, ठीक है। और एक और बेटा आपको रूल बता देता हूँ, सिंपल, मच और मैनी का मोस्टली कंफ्यूजिंग होते हैं जी। मच और मैनी मोस्टली बेटा जी, याद रखिएगा, यहां पे मैं लिख के दे रहा हूं बेटा जी, कि मैनी इस्तेमाल होगा बेटा काउंटेबल नाउन्स के साथ, काउंटेबल नाउन के साथ, सिंपल सा करक से रूल बता रहा हूं, ये काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होगा जी। कैसे, आप खुद भी बेटा असेसमेंट कर सकते हो, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी बुक्स, मैनी कॉपीज, मैनी मार्कर्स, ठीक है। इसी तरह से मैनी क्लासरूम्स, मैनी बॉयज, मैनी स्टूडेंट्स। तो मैनी किसके साथ इस्तेमाल होगा बेटा, काउंटेबल नाउन के साथ। और मच किसके साथ इस्तेमाल होगा बेटा, ये बेटा अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होगा, याद रखिएगा, ये क्रक्स आपको बता रहा हूं बेटा जी। जैसे हम इस्तेमाल करते हैं मच वाटर, देयर इज मच वाटर, ठीक है। अब मच क्या है बेटा जी हमारे पास, ये बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है, मच और मैनी। फिर एडजेक्टिव की अगर कैटेगरी बताएं बेटा जी, ये कौन सी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है बेटा जी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है बेटा जी। वंस अगेन मैं बता रहा हूं, कि मैनी बेटा इस्तेमाल होगा काउंटेबल नाउन के साथ। कैसे, आई बॉट मैनी बुक्स, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, आई हैव मैनी मार्कर्स इन माई हैंड, क्योंकि मार्कर क्या है, काउंटेबल नाउन है भाई। लेकिन मच किसके साथ इस्तेमाल होगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, मच शुगर, मच वाटर, मच मिल्क। और फिर ये मच मैनी, क्योंकि आगे अगर नाउन अटैच है, मजीद अगर आप इसको क्लासिफाई करो, तो फिर ये एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव कौन सी है भाई, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, जो क्वांटिटी को जाहिर करता है जी, ये भी आपको पता होना चाहिए। आप कहेंगे सर फिर न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होगी, आई हैव फोर मार्कर इन माई हैंड्स, तो फोर क्या है, न्यूमरल है ना, नंबर है जी, एग्जैक्ट। आई हैव कलरफुल मार्कर्स, ये क्वालिटी है। आई हैव मैनी मार्कर्स, क्वांटिटी है एडजेक्टिव्स की। फोर मार्कर्स न्यूमरल एडजेक्टिव्स है। और आई एम अ पाकिस्तानी, यू आर पाकिस्तानी, ठीक है। आई लाइक रशियन सलाद, आई लाइक इटालियन पिज्जा। तो ये एडजेक्टिव कौन सी कहलाएगी, अगर मैं आपकी असेसमेंट लेना चाहूँ, आप कौन सा पिज्जा खाना पसंद करते हो एट राइट एट दिस टाइम, तो इटालियन पिज्जा, पाकिस्तानी पिज्जा, रशियन सलाद, कश्मीरी टी, कौन सा आप इस वक्त मतलब है कि बतौर डिनर में पसंद करते हैं जी।
कश्मीरी चाय, ठीक है भाई। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जी, तो ये कश्मीरी, पाकिस्तानी, ये एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन है, भूलना नहीं है। या इसे प्रॉपर एडजेक्टिव भी नाम देंगे, याद रखिएगा। चलो, यहाँ बात बात में भी चीज मैंने समझा दी बेटा जी। तो इसे नाम देंगे पाकिस्तानी टीम, ऑस्ट्रेलियन टीम, इटालियन पिज्जा, ठीक है, रशियन सलाद, कश्मीरी टी, लाहौरी फैशन, ठीक है जी, फैसलाबादी बॉयज। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा? एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन और द प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं बेटा जी। तो राइट नो आई थिंक सो मच मैनी, और ये सारे के सारे ये वो रूल्स हैं बेटा, मोस्टली अनटॉट हैं, सीधी सी बात की जाए। सिंपलेस्ट रूल तो हर कोई पढ़ाता है, बट इनको आसान करके बताओ। सो दिस इज द मैक्सिम ऑफ द टीचिंग बेटा जी। ओके बेटा, नाउ इट्स द टाइम इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग टुडेस टॉपिक, रिगार्डिंग क्लास सेशंस, रिगार्डिंग एडमिशंस, रिगार्डिंग क्लासेस, तो उसका थोड़ा सा मैं सिनेरियो बता देता हूँ बेटा जी। आपने कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, सो यू कैन कंटेक्ट वाया दिस व्हाट्सएप। आप इस व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे ये जो सेशन होता है मोस्टली 3 मंथ्स का सेशन होता है जी, सह मही इसको कह दो फिर भी ठीक बात है, ठीक है। और ये कल से स्टार्ट हो रहा है हमारा नया सेशन। और ये मंडे टू फ्राइडे, मतलब 5 डेज इन अ वीक क्लासेस होती हैं। लेकिन क्लासेस थ्रू ऑनलाइन होती हैं, जूम, बट ऐसे ही क्लासेस होती हैं जैसा आप आज आपको फील हुआ है भाई, ठीक है। कि although it was a online class but it seems to be a physical class, so seems to be basically it's linking verb, चलो ये बात भी आ गई, ठीक है। तो it seems to be a linking verb। तो आप ऐसे ही क्लासेस लोगे जैसे आप फिजिकल क्लासेस ले रहे हो। मंडे टू फ्राइडे हमारी रेगुलर क्लासेस होती हैं, और 3 मंथ्स का बैच होता है। और पर मंथ फीस 4,000। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो कि किसी भी मजबूरी के तहत कोई नेटवर्क इशू है या उनके पास कोई टाइम मैनेजमेंट का इशू है, तो उनके लिए रिकॉर्डेड बैच भी अलहदा अवेलेबल है। सो राइट नाउ द न्यू सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट राइट फ्रॉम टुमारो। वो कल से ही शुरू हो रहा है, और ये 3 मंथ्स का सेशन होता है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 03186733। मैं इसको दोबारा भी लिख रहा हूँ, बोल्ड करके लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे बेटा जी। यहाँ पे मैं दोबारा लिख रहा हूँ ताकि आप इसको मजीद भी कांटेक्ट कर सकें। सो 0318, आपने व्हाट्सअप करना है बेटा, 67636686। सो यू मे कंटेक्ट वाई व्हाट्सअप, आप व्हाट्सअप के थ्रू कंटेक्ट कर सकते हैं। और मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लासेस होती हैं, रेगुलर एंड कंसेप्चुअल क्लासेस, ठीक है। और वंस अगेन के क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और क्लासेस हमारी ऐसे ही होती हैं उसी पैटर्न के साथ जैसे आज ही आपको कराई गई थी, ठीक है। उसके अलावा मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं 5 डेज इन अ वीक। और जो कुछ आपने पढ़ा होता है वीकली उसकी असेसमेंट होती है, नोट्स और ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड की जाती हैं। जो स्टूडेंट्स टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, ये जॉब जिनका इशू है या जिनका नेटवर्क का इशू है या कोई और उनकी मजबूरी है, तो उनके लिए रिकॉर्डेड बैच की भी सहूलत है। बट ऑल दीज इंफॉर्मेशन कैन बी फेच्ड आउट वाया कंटैक्टिंग दिस व्हाट्सएप नंबर, कि जो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कंटैक्ट कर सकते हैं जी। और वंस अगेन के अगर कोई लेक्चर के हवाले से आपके कोई क्वेश्चंस, कोई सवालात हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो बिला झिझक आप सवाल कर सकते हैं किसी भी हवाले से बेटा। अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप कर सकते हैं जी। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होती है? कि प्रॉपर एडजेक्टिव ये होती है कि एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन भी से बोलेंगे रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। प्रॉपर एडजेक्टिव जैसे पाकिस्तानी टीम,